नेक्स्ट डाल लीजिए एलसी परिपथ। ये परिपथ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो एलसी परिपथ इंपॉर्टेंट है। पहली बार जाते हैं दूसरी बार। तो इसको जरा यहां से आपको जरा जो कंटिन्यू करना है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिपथ है ये सब। तो यल का मतलब क्या है? इंडक्टर लगा हुआ है, प्रेरकत्व तो लगा हुआ है, और सी का मतलब है कैपेसिटर लगा हुआ है, धारिता लगी हुई है। तो इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो किस तरीके से इसको बनाएंगे हम लोग? पहले क्या लगाएंगे? इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व, फिर इसी के साथ में एक सीरीज में क्या लगा देंगे? कैपेसिटर लगा देंगे। तो ये लग गया आपके पास L और ये लग गया C, दोनों को एक साथ अगर हम लोग सीरीज में लगा दे तो बन जाता है LC परिपथ। और जो हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे वो AC सोर्स होगा। तो करंट कौन सी होगी? AC सोर्स से हम लोगों ने इसको करंट प्रोवाइड करवाया है, जिसका वोल्टेज हमें पता है किस तरीके का होता है। V बराबर V0 साइन ओमेगा T टाइप का होता है। ये हम लोगों ने करंट दिया है। अब इसमें हम लोगों को ज्ञात क्या करना है? पहली बात जो हमने आपको बताई, सबसे पहले हमको ज्ञात करना होता है कि जो हम लोग दोनों को लगाए हैं उसकी वजह से परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। मतलब इंडक्टर अपना कितना प्रतिरोध बनाएगा उसको बोलते हैं प्रतिघात। कौन सा प्रतिघात? प्रेरकीय प्रतिघात। कैपेसिटर अपना कितना प्रतिरोध बनाएगा उसको बोलेंगे धारितीय प्रतिघात। दोनों लोग मिलके कितना बनाएंगे उसको बोलेंगे प्रतिबाधा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है, तो उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें से हम लोग सिंपल वाला तरीका फ्रेजर वाला यूज करते हैं। फ्रेजर आरेख बना करके हम लोग देखते हैं और रिजल्टेंट वगैरह वहां से निकालते हैं। लास्ट वाले में हमने यही किया था। तो क्या तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं? अगर परिपथ में केवल और केवल प्रेरकत्व लगा होता, केवल और केवल क्या लगा होता? प्रेरकत्व, तो धारा से वोल्टेज π/2 आगे चलता, अग्रगामी होता कि नहीं होता? यही हम लोगों ने पढ़ा है। नहीं आपको याद है तो वो जरा खोल के देख लीजिए, जिसमें केवल इंडक्टर लगा हुआ है। याद तो आपको रखना ही है। जब परिपथ में केवल और केवल प्रेरकत्व लगा होता है उस समय धारा से वोल्टेज π/2 अग्रगामी होता है। तो मान लीजिए इससे करंट जो निकला है वो I है, वही करंट इसमें गया है, वही करंट इसमें गया है, और वही यहां से वही राउंड करके। ठीक है भाई। तो अगर केवल इंडक्टर वाला परिपथ होता तो धारा से वोल्टेज π/2 अग्रगामी होता। बाय द वे, धारा की दिशा हम लोगों ने ये मानी, ये करंट की डायरेक्शन है I। इससे π/2 अग्रगामी होगा कौन? वोल्टेज। किसका वोल्टेज? प्रेरकत्व का वोल्टेज। तो इससे π/2 अग्रगामी होगा, मतलब 90 डिग्री पे कर दीजिए। ये कौन सा वोल्टेज है? ये वोल्टेज है VL। कौन सा वोल्टेज? धारा से वोल्टेज π/2 अग्रगामी है, ऐसा ही बनता। ये एंगल कितना आएगा? π/2, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री। बोलो यार, क्लियर है? ओके। अब बात कर लेते हैं, अगर केवल और केवल कैपेसिटर लगा होता, केवल कैपेसिटर होता, इंडक्टर नहीं होता, तो धारा से वोल्टेज π/2 पश्चिमगामी होता। जब इंडक्टर होता है तो अग्रगामी होता है, जब कैपेसिटर होता है तो पश्चिमगामी होता है। मतलब इस बार जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो इस धारा से π/2 पश्चिमगामी होगा। पश्चिमगामी हम लोग नीचे की तरफ बनाते हैं। तो ये बन गया इस तरीके का। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? VC। तो क्या लिखेंगे? VC। इस तरीके का फ्रेजर आरेख हमारे पास बनके तैयार हुआ है। यहां पर भी एंगल कितना है? π/2 और 90। अगर ऐसी स्थिति है हमारे पास तो देखो जरा, वोल्टेज को अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज दोनों कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पे। ये 90 ऊपर है और ये 90 नीचे। यहां से अगर इस लाइन को हम लोग देखें तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा? 180 आएगा कि नहीं आएगा भाई?
तो ये आ गया इस वोल्टेज के बीच में और इस वोल्टेज के बीच में पूरा एंगल कितना है 180 या फिर और लिख सकते हैं पाई। और आपको अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर एक ही दिशा में हो, जीरो एंगल हो तो जोड़ देते हैं, 180 का एंगल हो मतलब अपोजिट हो तो घटा देते हैं, 90 डिग्री का एंगल हो तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। दोनों वोल्टेजेस के बीच में कितना एंगल है, मतलब दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, और जब अपोजिट होते हैं तो हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा, V बराबर, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, VL बड़ा है या VC बड़ा है, ये हम लोग नहीं कह सकते। इसका वोल्टेज ज्यादा है या इसका वोल्टेज ज्यादा है, कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ पर ये चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये बड़ा होगा तो जो घटाने के बाद बचेगा वो ऊपर की ओर बचेगा, मतलब कौन बचेगा, अगर ये हिस्सा मान लीजिए 10 है और ये 5 है, तो जब 10 से आप 5 घटाओगे तो 5 बचेगा, कौन सा 5 बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, मतलब कौन सा, इंडक्टर का बचेगा। और अगर कभी किसी सवाल में कैपेसिटर का ज्यादा हुआ तो जब आप घटाएंगे तो नीचे बचेगा, इतना ही तो अंतर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी से भी किसी को घटा सकते हैं, और बीच में जो निशान हम लोग लगाएंगे VL और माइनस ना लगा के इस तरीके का लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा है उसी से छोटा वाला घटाया जाएगा। अगर VL बड़ा है तो VL से VC को घटा दो, और अगर कहीं VC बड़ा है तो VC से VL को हटा दो। इसलिए ज्यादातर किताबों में आप ये पाएंगे कि निशान ये लगा मिलेगा आपको, ठीक है ना। वैसे आपको इससे कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल इसलिए लगाया गया है ताकि बड़े वाले से केवल छोटा वाला घटाया जाए, जो बड़ा होगा उस वाले से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा। ओके भाई। और अगर कोई चाहे इस साइन को नहीं लगाना चाहता तो अपना माइनस लगा ले, वो एक बात का ध्यान रखे कि किस वाले से किस वाले को घटाना है, जो बड़ा होगा उसी वाले से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा, बाद में वही बचेगा। अगर ये बड़ा होगा तो इसकी ओर बचेगा, नीचे वाला ज्यादा होगा तो नीचे की ओर बचेगा, इतना ही होने वाला है, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको फिर से वही काम करना है। इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे इसको, I V बराबर I R, वही अपना पुराना नियम। लेकिन इस वाले को I इंटू R लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग R का उपयोग नहीं करेंगे। टोटल प्रतिरोध कितना है वही वाला तो यहाँ लिखा जाएगा, तो क्या आएगा I इंटू Z। टोटल प्रतिरोध जो बन के तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा। तो जहां पे R लिखते हैं टोटल, उसकी जगह आप क्या लिखते हैं हम लोग आजकल Z लिखा करते हैं, तो R की जगह क्या लिखा जाएगा Z, परिपथ की प्रतिबाधा, I इंटू Z हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे I इंटू XL, किसका प्रतिरोध, इंडक्टर का। माइनस माइनस लगा लो चाहे यही चला लो। VC I वही है इसमें, और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा X, दोनों तरफ से I कॉमन ले लो, निपटा डालो, तो ये क्या आ जाएगा I आ गया कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा Z, और इज इक्वल टू I कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा XL माइनस, या फिर ये वाला साइन लगाइए जरा, X C। I ने I को मार दिया तो Z बराबर आ गया XL माइनस XC। ये बन गया आपका पॉकेट रॉकेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, LC परिपथ का प्रतिबाधा, LC परिपथ का प्रतिबाधा। पॉकेट रॉकेट। तो चलिए, अच्छा इसके बाद इसको नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद जरा हम लोग कुछ नोट लगाते हैं। नोट क्या लगाने हैं जरा उनको समझाते हुए चलेंगे।
मान लीजिए अगर किसी भी कंडीशन में हम लोगों ने माना कि एक्सेल ज्यादा है, बाय द वे एक्सेल क्या है, ज्यादा है, तो अगर एक्सेल ज्यादा होगा एक्सेल से फिर हम लोग एक्ससी को घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो कौन बचेगा, एक्सेल ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बाय द वे एक नोट लगा रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा दे रहे हैं। तो नोट नंबर 1 क्या लगेगा, इफ मतलब यदि एक्सेल का जो मान है वो एक्ससी से ज्यादा है, और अगर एक्सेल का मान एक्ससी से ज्यादा है तो इस स्थिति में जो इस पूरे परिपथ के ऊपर कब्जा होगा, किसका प्रभुत्व होगा, एक्सेल का होगा। ये ज्यादा है, कब्जा कर लिए, जैसे तुम लोगों ने किया कब्जा कर, तुम लोगों ने भी यही किया, तुम लोगों की संख्या ज्यादा थी, जाके वहां कब्जा कर लिया। अब उनको तुम बोलने ही नहीं दे रहे, दीवार तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ रहे हो, कोई आ रहा है तो उसको भी नहीं सुन रहे हो, कमेंट अलग से कर रहे हो। तो जिसकी संख्या ज्यादा है वो कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेल जो है वो बड़ा है किससे, एक्ससी से, और अगर एक्सेल एक्ससी से बड़ा है तो पूरा परिपथ इस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके से रिएक्ट करेगा, इस तरीके से व्यवहार करेगा कि ऐसा लगेगा कि उसमें केवल क्या लगा हुआ है, एक्सेल ही लगा हुआ है। तो इस स्थिति में जो परिपथ है वो प्रेरकत्व वाले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। इसको आपको लिखना है। तो नंबर 1 पे लिखिए, यदि एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्ससी, यदि एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्ससी, हाँ, एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तब कब, तब परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। तब परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। तब परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, एक नंबर में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तब परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, यदि एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सेल, इस बार किसको बड़ा कर दिया, एक्ससी को बड़ा कर दिया, और अगर आपने एक्ससी को बड़ा कर दिया है तो कब्जा किसका, एक्ससी का। फिर जो परिपथ है वो किसके इशारों पे चलेगा, एक्ससी के इशारों पे चलेगा। तो लिखिए जरा, लिखें, यदि एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सेल, यदि एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तब परिपथ शुद्ध धारिता वाले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। तब परिपथ शुद्ध धारिता वाले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। तब परिपथ शुद्ध धारिता वाले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन बताइए आप इनको, यहाँ पर हम लोगों ने जो निकाला है, ये V निकाला, रिजल्टेंट जो निकाला, उसकी दिशा क्या आएगी, कालांतर क्या होगा भाई? या तो ऊपर की तरफ कोई बचेगा या फिर कोई नीचे की तरफ बचेगा। जो बड़ा होगा वही बच जाएगा। तो या तो ऊपर की तरफ बचे, या तो ये बचने वाला है या फिर ये बचने वाला है। तो हमेशा कालांतर कितना रहने वाला है, कालांतर हमेशा कितना रहने वाला है? अरे भाई, या तो ये बचेगा, अगर ये बचेगा तो फिर ये नहीं होगा, और अगर ऊपर वाला नहीं बचेगा तो ये बचेगा। तो कालांतर हमेशा कितना रहने वाला है, 90 रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों में से, इसमें और इसमें से कोई एक ही बचेगा, और एक ही बचेगा तो उनका कालांतर कितना, अगर ऊपर वाला बचेगा तब भी 9π/2, और अगर नीचे वाला बचेगा तब भी π/2। तो कालांतर हमेशा कितना रहने वाला है, π/2। लिख लो।
धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर π/2 होगा। धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर π/2 होगा। π/2 मतलब 90। धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर π/2 होगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी ने पूछी भी नहीं है, चौथा नंबर पॉइंट है, हमने एक्सएल को बड़ा कर दिया, हमने एक्ससी को बड़ा कर दिया, लेकिन अगर कभी बराबर हो जाए दोनों, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ की, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो चौथा पॉइंट है मेरे ख्याल से, तीसरा वाला हमने अभी बोल दिया है, तो फोर्थ नंबर पॉइंट, यदि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लगा के देखते हैं जरा क्या होने वाला है। एक्सएल और एक्ससी क्या हो गए, बराबर हो गया, हालांकि वहां पे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो जेड बराबर है हमारे पास एक्सएल माइनस, दोनों बराबर है, मतलब क्या लिखना है आपको, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो जेड बराबर, जहां पे एक्सएल लिखा है वहां पर एक्ससी लिख सकते हैं, बराबर है जब दोनों, तो क्या आ जाएगा, एक्ससी माइनस एक्ससी। तो जेड बराबर क्या आ गया, ये तो कोई बाधा नहीं, परिपथ में प्रतिबाधा क्या हो गई, जीरो, मतलब धारा के रास्ते में कोई रुकावट है ही नहीं, या यूं कहें कि परिपथ का प्रतिरोध ही जीरो हो गया। और किसी भी परिपथ का अगर प्रतिरोध जीरो हो जाए तो धारा का जो आयाम है, धारा का जो इंक्रीज है, वो कभी डाउन होगी ही नहीं। एक बार धारा ने चालू किया पढ़ना तो कभी राउंड ही नहीं ले रही, मतलब कमी नहीं हो रहा है। खराब करता है कौन, प्रतिरोध, और वो है ही नहीं। तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो इसका मतलब यह हो कि धारा का आयाम क्या हो गया, अनंत हो गया। कभी एक बार जाएगा तो लौट के ही नहीं। एक बार अगर पेंडुलम में जैसे क्या होता है, आयाम अनंत हो जाना, एक बार पेंडुलम इधर गया फिर वो लौट के ही नहीं आया, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो गया किसी भी परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या प्रतिबाधा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो धारा का आयाम कितना, अनंत। धारा का आयाम कितना हो गया, अनंत हो गया। ऐसे परिपथों को हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ। क्या बोलते हैं, अनुनादी परिपथ। तो इस पोजीशन में अगर आपने ऐसी कोई व्यवस्था कर दी है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दी जिसमें एक्ससी और एक्सएल आपस में बराबर हो गए, या यूं कहें कि जेड बराबर जीरो हो गया है, तो ऐसे परिपथ को हम लोग क्या बोल देंगे, वो बन जाएगा अनुनादी परिपथ, जिसमें धारा का आयाम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी हम आपको समझाते हैं आगे की बातें। तो फिलहाल ये चौथी कंडीशन क्या है, इसमें क्या हो गया है कि जो परिपथ का प्रतिरोध है या परिपथ की प्रतिबाधा है वो क्या हो चुकी है, जीरो, कोई प्रतिरोध ही नहीं है, कोई रुकावट नहीं। तो ऐसी स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट स्थिति है। तो इस स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा, तो हमारे पास, इसको भी हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। अब अगर हमको धारा निकालनी हो तो धारा निकालने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, बताइए। एसी सर्किट में अगर करंट निकालना हो तो करंट निकालने के लिए किसी भी सर्किट में हो या तो क्या होता है, I बराबर V अपॉन आर, V अपॉन आर। यहाँ पे क्या आएगा, I बराबर V अपॉन आर की जगह क्या लिखेंगे, जेड, अरे यही ना लिखेंगे। तो I बराबर क्या आएगा, V अपॉन जेड। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V तो समथिंग जो भी हो अपना, नहीं मतलब हमको कितना है वोल्टेज, लेकिन ये कितना हो चुका है, समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो धारा कितनी हो गई, इनफाइनाइट। करंट की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट जा रही है, बढ़ते बढ़ते। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर किसी परिपथ में प्रतिबाधा जीरो हो जाएगी तो धारा कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ऐसे परिपथ को हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ, सपोर्टिव है ये। ना किसी का विरोध करता है, ना किसी का सपोर्ट करना, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर,
ऐसा वाला सीन है। बोलिए नहीं। धारा एक बार बढ़ना शुरू होगी तो कभी रुकेगी, ये ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी माइनस। ठीक है भाई, तो लिखिए इसके आगे जरा। परिपथ में धारा का आयाम अनंत हो जाएगा। 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 इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में बताइए, कुछ जानकारी दीजिए इस तरीके से, या कुछ डाटा आपको दे देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा लेंगे, तो इसके ऊपर अंडरलाइन जरा स्टार बना के रखिएगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ओके, अनुनाद की स्थिति के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जरा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अनुनाद की स्थिति के लिए पहली कंडीशन आपके सामने क्या है? XC और XL क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। XC और XL अगर आपस में बराबर हो गए तो ऐसी स्थिति क्या बन जाएगी? इसलिए अनुनाद की स्थिति बन जाएगी। तो XC और XL को आपस में जब भी आपसे बोले वैद्युत अनुनाद की स्थिति के लिए कुछ बताइए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं। वैद्युत अनुनाद की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जरा लिख लीजिए इसको, वैद्युत अनुनाद की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत अनुनाद की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत अनुनाद के लिए क्या होना चाहिए? XC इज इक्वल टू होना चाहिए XL। बोलो भाई, यही होना चाहिए। ओके, ये XC को क्या लिख सकते हैं? 1/ω C। क्यों भाई? XC को क्या लिख सकते हैं? 1/ω C इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ωL। या कई बार इसी क्वेश्चन को पूछ देते हैं कि वैद्युत अनुनाद के लिए आयाम ज्ञात कीजिए, आवृत्ति ज्ञात कीजिए, जो भी ज्ञात करना है, समथिंग अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये क्या आ गया? 1/ω C इक्वल टू ωL। हमको मान लीजिए टाइम पीरियड निकालना है, जैसे हमारे पास पेंडुलम होता है, उसका आवर्तकाल निकालते हैं। तो आवर्तकाल कैसे निकलता है? T बराबर √2π/L/G। T बराबर क्या होता है? 2π/L/G। सरल लोलक पढ़े कि नहीं? पेंडुलम का सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2π/L/G। नहीं पढ़े? तो पढ़ना चाहिए आपको, कोई बात नहीं, यहाँ भी वैसा ही निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ऐसा करते हैं ओमेगा को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो C को इधर भेजते रहे, तो ये क्या आ जाएगा? ओमेगा को इधर बुलाओ, ओमेगा स्क्वायर हो गया। बोलो भाई, इधर C इधर चला गया तो हो गया LC। क्या हो गया? LC हो गया। हम जरा ओमेगा को ऊपर ले रहे हैं, उसको नीचे कर दे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 1/LC। 1/LC। ओके, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? √1/LC। 1/LC। ओके, अगर आपको ओमेगा निकालना हो केवल, तो आप यहां से निकाल लीजिए 1/√LC से। ओके, सेकेंड, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं हम लोग 2π/T
या 2 पाई n भी लिखा जा सकता है। अगर आपको आवृत्ति वगैरह निकालना है तो n लिख लो, तो कहो तो आपको आवृत्ति निकाल दो। चलो आवृत्ति निकाल दो, 2 पाई n इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन, तो ये n बराबर क्या आ गया, 2 पाई को इधर भेज दो, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन LC। ओके, ये आ गया आवृत्ति। ओके, अगर यहीं पे आवर्तकाल निकालना हो तो आवर्तकाल के लिए क्या करने वाले हैं, इसी को पलटा दो, उल्टा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n इज इक्वल टू, उल्टा कर दिया है ना, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n, ये क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC पर चला जाएगा, उल्टा करना इसको भी। 1 अपॉन n को क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। नोट कर लो। आप जरा इसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। आप